गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है आरसीएस 2.0 के बारे में। भारत सरकार द्वारा जो है एमडी एनएचएम उत्तर प्रदेश को एक लेटर भेजा गया है आरसीएस 2.0 की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो आइए देखते हैं वो लेटर क्या है और उसमें क्या निर्देश दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे डिप्टी डायरेक्टर जनरल भारत सरकार राकेश कुमार मौर्य सर का ये लेटर है। ये आज ही का लेटर है दिनांक 7 जनवरी 2026 का। डीओ नंबर आप लोग पढ़ पा रहे होंगे आराम से। इसमें लिखा हुआ है एमडीएनएचएम को प्लीज रेफर टू योर डीओ लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड 31 December 2025 addressed to AS and MD NHM Ministry of Health and Family Welfare regarding system to system integration of the state application eKavach with the national RCH 2.0 portal through secure API based data exchange। तो इसमें साफ साफ लिख रहे हैं कि ई कवच को इंटीग्रेट किया जाएगा आरसीएस 2.0 पोर्टल पर। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ में लिखा जा रहा है द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड बाय द मिनिस्ट्री। It is informed that the competent authority has approved the request of the state to proceed with API-based integration of the state application eKavach with the national RCS 2.0 portal instead of direct data entry on the RCS 2.0 portal। तो इसमें लिख रहे हैं साफ साफ कि जो ई कवच में जो डेटा एंट्री हो रही है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा आरसीएस 2.0 पोर्टल के साथ, और डायरेक्ट जो डेटा एंट्री है जो आरसीएस 2.0 पे ना करके अगर ई कवच पे भी की जा रही है तो वो डेटा अपने आप आरसीएस 2.0 पे दिखाई देगा। अगला पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। Accordingly, the state may continue using their own application for community level data capture। यानी कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है अपना जो एप्लीकेशन ई कवच चला रहा है वो पूर्व की भांति चलाते रहेगा डेटा कैप्चर के लिए, संग्रहण के लिए, with automated and secure transmission of individual level beneficiary data to RCS 2.0 through the approved APIs in accordance with prescribed data standards, SOP provisions and ABDM compliance requirements। तो इसका मतलब है कि जो डेटा बेनिफिशियरी का इंडिविजुअल डेटा जो निकल के आ रहा है ई कवच पोर्टल पे वो आरसीएस 2.0 पे भी रिफ्लेक्ट होगा, बशर्ते इसके लिए एसओपीज और एबीडीएम का कंप्लायंस होना नितांत आवश्यक है। बाकी का अगला लेटर में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। द स्टेट इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली अंडरटेक द फॉलोइंग नेसेसरी एक्शंस ऑन प्रायोरिटी। पहला है कंप्लीट ऑल टेक्निकल सिक्योरिटी एंड फंक्शनल रेडीनेस एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर एपीआई बेस्ड इंटीग्रेशन विथ आरसीएस 2.0। तो ये पहला निर्देश आ रहा है कि जो भी इसके लिए आवश्यक चीजें हैं, टेक्निकल सिक्योरिटी है क्योंकि डेटा की गोपनीयता का भी यहाँ सवाल उठता है कि उसको मेंटेन किया जाए। दूसरा है कि कोऑर्डिनेट क्लोजली विद द आरसीएस 2.0 टेक्निकल टीम और एमएमपी सेल फॉर एपीआई ऑनबोर्डिंग। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम यानी कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे जो डेटा जाता है तो उसकी कुछ कंपेबिलिटी होती है। वो कंपेबिलिटी जो है जब तक नहीं बनेगी, टेस्टिंग नहीं होगी, वैलिडेशन नहीं होगा तथा सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो ये सारे के सारे एक दूसरे से समन्वय स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए निर्देशित किया गया है। तीसरा है एंश्योर डेटा क्वालिटी। जो डेटा की गुणवत्ता है वो बहुत साफ होनी चाहिए। कंप्लीटनेस, टाइमलीनेस मतलब कंप्लीट होना चाहिए। टाइमलीनेस यानी समय पे जो है इसको भरा जाना चाहिए। एंड डी डुप्लीकेशन ऑफ बेनिफिशियरी यानी जो एक ही लाभार्थी को बार बार पंजीकरण किया गया है या उनको जो है रजिस्टर किया गया है तो मस्ट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ई कवर्स टू 2.0।
तो यानी कि जो डुप्लीकेट डेटा है वही हटा करके सिंगल बेनिफिशियरी का डेटा ई कवच से आरसीएस 2.0 पे आना चाहिए। इसीलिए बार बार मैं हर अपनी वीडियो में निर्देशित करता हूं कि जो भी डेटा आप बेनिफिशियरी का डाल रहे हैं साफ डालिए, सही डालिए, ठीक है, कोई भी फेक डेटा मत डालिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मैं कहता हूं कि आभा के साथ उसको अटैच करिए, आभा आईडी बनाना सुनिश्चित करिए, ठीक है। अगला पॉइंट मैं पढ़ रहा हूं, शेयर अ टाइमलाइन एंड नोडल ऑफिसर डिटेल्स फॉर इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड गो लाइव एक्टिविटीज। तो भारत सरकार ने कहा है कि एक नोडल ऑफिसर भी इस कार्य के लिए नामित किया जाए ताकि वो इन सब गतिविधियों को देख सकें। अगला है इंश्योर एडहेरेंस टू ऑल एबीडीएम कंप्लायंस। एबीडीएम का फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसमें डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस इशूड बाय द मिनिस्ट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि जो गुणवत्ता परक जो डेटा भरा जा रहा है उसकी सिक्योरिटी हो सके, प्राइवेसी यानी कि निजता का जो है अनुपालन किया जाए, ठीक है। और आखिरी पॉइंट है स्टेट में कंटिन्यू टू डेटा एंट्री इन आरसीएस 1.0 टिल द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट एप्लीकेशन ई कवच विद द आरसीएस 2.0 इज कंप्लीटेड। तो ये भी निर्देश दिया गया है कि जो पूर्वतः आरसीएच 1.0 पे जो डेटा जो भरा जा रहा था वो अभी भी चालू रहेगा, ई कवच पे भी डेटा चालू रहेगा जब तक कि जो इंटीग्रेशन है ई कवच एप्लीकेशन का आरसीएच 2.0 के साथ कंप्लीट नहीं हो जाता। तो आइए देखें कि क्या क्या चीजें इंटीग्रेट होनी है, बिंदुवार देखते हैं क्या क्या चीजें निकल के आएंगी। पहला आ रहा है कि यूविन इंटीग्रेट होगा, ठीक है। यूविन पोर्टल पे जितने भी लाभार्थियों को पंजीकरण किया गया है या टीकाकरण दिया जा रहा है वो सारे के सारे इस आरसीएस 2.0 पे इंटीग्रेट होंगे। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है आभा। आभा से जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा आईडी जो बनेगी उसको भरा जाना नितांत आवश्यक होगा आरसीएस 2.0 पे, क्योंकि बिना आभा कार्ड के या आधार कार्ड के नंबर से पंजीकरण करना अब मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आभा आईडी बनाइए तब जो है बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी को आप लाभान्वित कर पाएंगे। और अगला देखते हैं किसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, अगला है पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर का जो डेटा भरा जाएगा वो भी आरसीएस 2.0 पे निकल के इंटीग्रेट होके आएगा, ठीक है। तो यूविन का डेटा जो हमारे टीकाकरण यूविन पे चढ़ाए जाएंगे वो आरसीएस 2.0 पे परिलक्षित होंगे, दिखाई देंगे। आभा जो हमारा आभा आईडी बनेगी उससे हम आरसीएस 2.0 पे बेनिफिशियरी को कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेस आउट कर सकेंगे। ये यूनिवर्सल रहेगा, पैन इंडिया रहेगा, एक ही आभा आईडी कहीं पे भी बेनिफिशियरी किसी भी प्रकार का लाभ ले रहा है या ले रही है वो दिखाई हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा। पोषण ट्रैकर की सूचना जो है आरसीएस 2.0 पे अद्यतन होने लगेगी। अगला देखते हैं कि क्या चीज निकल के आ रही है, RCH1 निकल के आ रहा है। जो भी अनमोल का डेटा पहले RCH1 में भरा गया है, खास तौर पे जो आभा आईडी के साथ इंटीग्रेटेड है वो डेटा क्लियर डेटा है, साफ डेटा है और ऑथेंटिक डेटा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार जिस भी प्रेग्नेंट वुमन की LMP पिछले वर्ष में थी उसका आउटकम नोट करने के लिए आरसीएस 2.0 में उस LMP को इंटीग्रेट किया गया है तथा जो आरसीएस 1.0 वर्जन था उसमें अगर कोई आभा आईडी के साथ में कोई बेनिफिशियरी इंटीग्रेट की गई है तो वह स्वतः आरसीएस 2.0 में दिखाई देने लगेगी। तो अगला पोर्टल देखते हैं कौन सा हमारा इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो है ई कवच। ई कवच में जो भी ऑथेंटिकेटेड डेटा है, खास तौर पे जो आभा आईडी बनाई गई है वो आभा आईडी भी इंटीग्रेट हो जाएगी हमारी आरसीएस 2.0 पे। तो वो बेनिफिशियरी वाइज डेटा है तो वो कैप्चर हो जाएगा सीधा का सीधा और जो फाइनल आउटकम निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारा पोर्टल आरसीएस 2.0।
तो ये देख रहे हैं आप लोग, दोबारा से बता दूं, यूविन पे जो भी टीकाकरण का बेनिफिशियरी को दिया गया लाभ, वो सारी की सारी बेनिफिशियरी आरसीएस 2.0 पे दिखाई देगी। आभा से हम आभा आईडी बनाएंगे, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाएंगे, वो डेटा जो है आरसीएस 2.0 में बन के लाभार्थी को जो है रजिस्टर किया जाएगा बना करके। पोषण ट्रैकर का डेटा जो है वो हमारे पास आरसीएस 2.0 में दिखाई देगा। अनमोल में जो पुराने वर्ष की जो एलएमपी वाली गर्भवती महिलाएं पंजीकृत की गई हैं, उनका आउटकम नोट करने के लिए आरसीएस 2.0 में उनका डेटा लिया जा रहा है, तथा जिन भी बेनिफिशियरी का डेटा आभा आईडी के साथ अनमोल में आरसीएच 1.0 वर्जन में लिया गया था, वो यहाँ दिखाई देगा आरसीएच 2.0 पे। तथा ई कवच में भी जो भी लाभार्थी हमारे पंजीकृत हो रहे हैं तथा जिनकी आभा आईडी कार्ड के साथ पंजीकरण किया गया है, उनका डेटा क्लीन करके वो भी इंटीग्रेट किया जाएगा आरसीएस 2.0 में, बशर्ते कोई डेटा की डुप्लीकेसी ना हो। ठीक है, तो बिंदुवार हम समस्या करते हैं कि क्या क्या निर्देश और दिए गए हैं। आइए हिंदी में देख लेते हैं एक बार। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु जो है लिखे गए हैं कि ये जो है सिस्टम टू सिस्टम जो है एपीआई पे आधारित होगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, यह जब किसी एक वेबसाइट का डेटा दूसरी वेबसाइट के डेटा के साथ इंटीग्रेट किया जाता है तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस। इन दोनों की कॉम्पेटिबिलिटी देखी जाती है। तो ई कवच का जो डेटा है वो आरसीएस 2.0 पे परिलक्षित होगा या इंटीग्रेट होगा। ठीक है, तो इसके लिए कहा गया है कि ई कवच जो है एप्लीकेशन का उपयोग जारी रखने की अनुमति दी गई है। क्या कंडीशन लगाई है कि जो लाभार्थी स्तर का डेटा जो है स्वचालित और सुरक्षित रूप से आरसीएच 2.0 पोर्टल पे प्रेषित किया जाएगा। कहीं कोई डेटा की डुप्लीकेसी ना हो, कहीं डेटा लीकेज ना हो, कहीं डेटा जो है गलत डेटा ना जाए, इस वजह से ये कहा गया है कि डेटा प्रेषण केवल अनुमोदित एपीआई के माध्यम से ही किया जाएगा तथा सारे के सारे सभी डेटा मानक एसओपी एवं एबीडीएम यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अनुपालन आवश्यकताओं को पूर्णतः पालन करने के पश्चात ही इंटीग्रेशन हो पाएगा। अगला बिंदु जो है मैं पढ़ रहा हूं, राज्य को आरसीएस 2.0 के साथ एपीआई आधारित एकीकरण से पूर्व समस्त तकनीकी सुरक्षा और कार्यात्मक तैयारियों को सुनिश्चित करना होगा। यानी कि टेक्निकल भी रहेगा, सिक्योरिटी भी रहेगी और इंटीग्रेशन वाली एक्टिविटीज भी रहेगी, जिसमें लिखा है कि एपीआई आधारित एकीकरण हेतु आवश्यक सभी तकनीकी सुरक्षा कार्यात्मक जो गतिविधियां हैं उनको पूर्ण किया जाए। राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुरूप सुरक्षित प्रमाणीकरण, एन्क्रिप्शन एवं ऑडिट तंत्र की व्यवस्था हो कि जो डेटा जो इंटीग्रेट किया जा रहा है वो ऑथेंटिक डेटा है, कोई डुप्लीकेसी इसमें नहीं की गई है, कोई फेक डेटा नहीं डाला गया है, कोई टेस्ट डेटा नहीं डाला गया है, तभी ये इंटीग्रेट करने के लिए निर्देशित किया गया है। आगे और देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि जो राज्य को जो है वर्जन 2.0 की जो है टेक्निकल टीम के साथ समन्वय स्थापित करना पड़ेगा ताकि जो है एपीआई ऑनबोर्डिंग और कॉन्फ़िगर किया जा सके। जैसे कि बहुत सारे पोर्टल आपको मैंने दिखाए कि ई कवच का जो है एप्लीकेशन भी चलता है, पोर्टल भी चलता है, आभा का भी एप्लीकेशन भी चलता है, पोर्टल भी चलता है, पोषण का भी पोर्टल चलता है, एप्लीकेशन है, ई कवच की भी जो है एप्लीकेशन चलती है और पोर्टल चलता है, आरसीएच 1 का अनमोल एप्लीकेशन चलती है और पोर्टल भी चलता है। इसी प्रकार आरसीएच 2.0 का एप्लीकेशन भी चलती है और पोर्टल भी चलता है। तो इन सभी में तालमेल एवं समन्वय बनाने के लिए कहा गया है कि एपीआई की ऑनबोर्डिंग हो और कॉन्फ़िगरेशन सही तरीके से की जाए, तभी डेटा ट्रांसफर एक दूसरे से हो पाना आसान रहेगा। अगला है सिस्टम परीक्षण एवं वैधता परीक्षण। तो ये टेस्टिंग होगी कि डेटा कैसे फ्लो हो रहा है और कैसे एक दूसरे पोर्टल से तीसरे पोर्टल तक ये
पहुंचेगा तो उसकी जो है टेस्टिंग और परीक्षण किया जाएगा। उत्पादन यानी कि गो और लाइव से जो है प्रमाणन की प्रक्रिया जो है समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जा सके, तो इसके लिए कहा गया कि इंटीग्रेशन को जो है थोड़ा बूस्टअप करना पड़ेगा या स्पीड अप करना पड़ेगा। अगला पॉइंट निकल के आ रहा है, राज्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि डेटा की गुणवत्ता उच्च स्तर की हो, जिसमें शामिल है जो है लाभार्थी रिकॉर्ड की शुद्धता एवं पूर्णता, कि हर बेनिफिशियरी का उसका नाम पूरा लिखा हो, सरनेम के साथ लिखा हो, उसकी उम्र सही भरी गई हो, ठीक है, उसका नाम गलत तरीके से न प्रविष्ट किया गया हो, सही जो है नाम आधार बेस लिखा गया है, उसका आभा पे जो नाम सही लिखा गया है, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि ई कवच का RCS 2.0 पोर्टल पे जो है थोड़ा सा समयबद्ध जो है प्रेषण किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, ठीक है। डुप्लीकेशन यानी मैंने पहले भी कहा कि एक ही बेनिफिशियरी की कई सारी जो है बार रजिस्ट्री हुई है और बहुत सारी आईडी बनी हुई है, तो डुप्लीकेट इंडिविजुअल की आईडी जो फेक बनी हुई है या बार बार दोहराई गई है, ठीक है, एक ही बेनिफिशियरी की एक से अधिक जो है प्रविष्टि ना हो, को क्लियर डेटा, जितना क्लियर डेटा जो आभा आईडी कार्ड के साथ बना हुआ है, सही नाम से बना हुआ है, जिसका नाम आधार पे भी एक है और ई कवच पे भी एक है, अलग अलग नहीं है, इस प्रकार के डेटा को समायोजित करने के लिए निर्देशित किया गया है। और अगला निर्देशित किया जा रहा है कि राज्य द्वारा एक स्पष्ट कार्यान्वयन योजना साझा की जानी होगी, जिसमें शामिल हो कि समय सीमा इंटीग्रेशन के लिए ये कहा गया है कि आप कुछ समय निर्धारित करिए कि इसके बीच में आप ई कवच का जो डेटा है वो RCS 2.0 पे आप इंटीग्रेट कर ले जाएंगे, ठीक है। तो समय सीमा तय करने के लिए निर्देशित किया गया है। फिर अगला बिंदु पढ़ते हैं, राज्य को ABDM दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। विशेष रूप से क्या है, डेटा की गोपनीयता एवं निजता, क्योंकि इसमें बेनिफिशियरी का नाम, सही नाम, पता, ये सारी की सारी चीजें ली जा रही है, ठीक है। तो डेटा की गोपनीयता रखी जाए, क्योंकि उसके हेल्थ से कंडीशन की सारी डिटेल्स हम लोग लेते हैं, और साइबर सुरक्षा मानक हो कि कहीं से डेटा लीक ना हो जाए, ठीक है। और मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी किए गए जो अन्य दिशा निर्देश हैं उनका ससमय से पालन किया जा सके। तो लास्ट पॉइंट में पढ़ रहा हूं कि जो अभी फिलहाल जो व्यवस्था चल रही है कि RCH 1 पे जो डेटा एंट्री उसको जारी रखा जाने के लिए निर्देशित किया गया है, जब तक कि ई कवच और RCS 2.0 पोर्टल का API आधारित जो है इंटीग्रेशन या स्टेबलाइजेशन ना हो जाए। तो ये मुख्य बिंदु थे इस पत्र के, जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना नितांत आवश्यक है। तो आगे देखते हैं कि ये टाइमलाइन कब तक हमारी उत्तर प्रदेश सरकार डिसाइड करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मैं आपका मित्र आज्ञा चाहूंगा, कोई भी कमेंट आप करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद।